हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग अपना जो रिफ्रेश सॉल्यूशन चल रहा था उसमें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि आपका रियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन कैसे वैरी करते हैं, क्या डेरिवेशन होता है, ये सब हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। और इसका इस टॉपिक का नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो गया है इस चैप्टर का, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई में हो या नीट या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपके इसी सेगमेंट से आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यार ऑब्वियसली बात, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है एक्चुअली, सॉल्यूशन में ऑब्वियस बात है सॉलिड होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपका सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स पे केवल डिपेंड करेगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इसको आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए और हम लोग फिर इसमें और आगे बात कर रहे हैं। आप इसको सिंपल दो लाइन में लिख सकते हो, बोलो क्या कि all the properties which depend on only number of particles of solute irrespective of their chemical nature relative to total number of particles present in the solution are called colligative properties, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो केवल कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के उस पे डिपेंड करेंगी, उसका नेचर, केमिकल नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या, बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक टर्म होता है लैटिन टर्म होता है कॉलिगेटस, ठीक है, कॉलिगेटस, उस टर्म से ये आया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग सिंपल होता है बाउंड टुगेदर। क्या होता है, बोलो, बाउंड टुगेदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैटिन टर्म कॉलिगेटस से आया है ये टर्म। और इसको आई थिंक ये आपने जो फर्स्ट टाइम ओस्टवाल्ड करके साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल्ड, ठीक है, ओस्टवाल्ड ने 1891 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे सिंपल कॉलिगेटस लैटिन टर्म है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए केवल, ठीक है। और इसका मीनिंग बोलो क्या होता है, बाउंड टुगेदर। तो वहां से टर्म आया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सिंपल बोलो ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट का नेचर क्या है इस पे डिपेंड नहीं करेगी, उसका केमिकल नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बात समझ में आ गई आपको। सेकंड थिंग, ये जितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली वो केवल और केवल एप्लीकेबल होती हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अल्टीमेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो सिंपल कि ऑल दीस प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट फॉर कंसंट्रेटेड वन, ठीक है। केवल आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड थिंग, और एक बात और इसमें कि एक्चुअली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उसी पे डिपेंड करेंगी ये प्रॉपर्टी, वो भी डायरेक्टली, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बात किया कि सिंपल ये प्रॉपर्टीज केवल आपका जो पार्टिकल्स किसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उन पे डिपेंड करेगी। उसका मीनिंग सिंपल ये है कि जैसे हम लोग एग्जांपल्स में बात कर रहे हैं, जैसे देखिए एक सॉल्यूशन है, इसमें मान लीजिए 1 मोल, इसमें 1 मोल आपका यूरिया है, ठीक है, 1 मोल यूरिया और ऑब्वियस बात है मान लीजिए वाटर है, ठीक है। उसी तरह एक सॉल्यूशन मिल लिया जहां मान लीजिए वाटर और इसमें हमने ऐड किया है 1 मोल NaCl, ठीक है, 1 मोल NaCl। इसमें ये सॉल्यूशन है सॉल्ट, आई मीन योर कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर का। और ये सॉल्यूशन आपका है, बोलो क्या, 1 मोल यूरिया में ऐड किया उसी अमाउंट वाटर में और यहां पर 1 मोल में NaCl ऐड किया। अब देखना आराम से मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब बताइए यूरिया जो होता है आपको पता है ना, आप डिसॉल्व करो यूरिया के तो यूरिया तो आयनाइज होता नहीं है। इसकी हम बात करेंगे और अच्छे से बाद में कि आपने शायद कुछ आइडिया लिया भी है इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का।
जो एक्चुअली आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यूरिया देखो जाएगा तो 1 मोल हम ऐड करेंगे ना, तो आफ्टर डिसोल्यूशन 1 मोल ही यूरिया का रहेगा, ठीक है। तो आपसे बोलूं मैं इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, यूरिया, उसके टोटल पार्टिकल्स कितने हैं बोलो, हम बोलेंगे इसके टोटल जो पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन में बोलो कितने होंगे, 1 मोल। 1 मोल समझते हो, Na पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, Na पार्टिकल्स होंगे। इसमें देखिए हमने जब 1 मोल NaCl इसमें ऐड किया तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है NaCl जो क्या होता है वो वाटर में जाके डिसोसिएट होता है। और अगर हम इसको अज्यूम करें कि 100% डिसोसिएट होता है, जो कि हम और फर्दर बाद में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, 1 मोल NaCl जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस, ये टोटल 2 मोल्स यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलेंगे। बोलो टोटल कितने, 2 मोल। 1 मोल Na प्लस मिलेगा और 1 मोल Cl माइनस, टोटल 2 moles of this solute will be there in this solution। अब देखना आराम से मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितना पार्टिकल, Na पार्टिकल, यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितना पार्टिकल, 2 Na पार्टिकल। तो क्या बताओ, अगर मैं इसको बोल दूं कि मान लीजिए इसका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन 1 का Cp1 और इस सॉल्यूशन का Cp2 बोल दूं, तो क्या बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पता है जो आपका Cp2 होगा, Cp2 में क्या है, डबल है पार्टिकल्स इससे, तो पता है 2 टाइम्स ऑफ Cp1 होगा। जो भी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे क्या होंगी, डबल होंगी। डबल क्यों होंगी, यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जस्ट डबल, यहाँ पर Na पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 2 Na पार्टिकल्स हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा, इसके केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये यूरिया का केमिकल नेचर क्या है और ऑब्वियस बात है NaCl का केमिकल नेचर डिफरेंट होता है, बट उनके केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल और हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने 1 मोल आपका यूरिया है, 1 मोल यूरिया और वाटर है, ठीक है। और एक सॉल्यूशन दूसरा हमने लिया, इसमें आपको मान लीजिए 1 मोल शुगर है, ठीक है, 1 मोल शुगर और वाटर है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर सॉल्यूट क्या बोलो, शुगर, कितना पार्टिकल, Na पार्टिकल 1 मोल। यहाँ पर सॉल्यूट क्या बोलो, यूरिया, कितना पार्टिकल बोलो, 1 मोल Na पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे Na पार्टिकल्स, यहाँ पे Na पार्टिकल्स, क्या जो आपका सॉल्यूट के पार्टिकल्स है दोनों में सेम है। पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी दोनों ही सॉल्यूशन में बोलो क्या होंगी, Cp1 will be equal to your Cp2। क्यों, उसका नेचर क्या है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितने पार्टिकल्स आपने सॉल्यूट के ऐड किए हैं, वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये टर्म हमने पहले पढ़ लिया, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करोगे इसमें तो उसके कितने पार्टिकल्स हैं उस पे डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या बोलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वेरी सिंपल, आप बोलोगे ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट ऐड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, उसके कितने पार्टिकल्स हैं उस पे डिपेंड करेंगी, उसका केमिकल नेचर क्या है इस पे डिपेंड नहीं करेंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिलेबस में टोटल यहाँ पे भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हम उनको अभी समराइज कर लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 उनको पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। वो स्टॉल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम 1891 में कोलिगेटर्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मीनिंग होता है बाउंड टुगेदर, ठीक है। आइए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती क्या है, वो 4 टाइप्स की होती है, मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ। आपका फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड वन इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑलरेडी आपने इसका नाम सुन रखा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए ये टोटल आपको 4 प्रॉपर्टीज आज पढ़नी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, 1 बाय 1 इनकी बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बोलो क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। RLVP, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RLVP,
RLBP। ये क्या होती है सुन लो, बहुत सिंपल सी बात है। हमने थोड़ा इसके बारे में बात ऑलरेडी हम लोग एक क्लास किए थे, ठीक है। बात क्या सिंपल, देखो आपको देखो पता है कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई अगर प्योर यहाँ पे सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो मैं इसका वेपर प्रेशर ऑब्वियस बात है वोलेटाइल है, लिक्विड है, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ बोलो प्योर फॉर्म में हम क्या मानते हैं बोलो P नॉट, ठीक है। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हमने माना बोलो P नॉट, ठीक है। अब क्या करो आप इसमें, इस प्योर सॉल्वेंट में आपने थोड़ा सा या ज्यादा सा कितना भी क्या ऐड कर दिया बताओ, पता है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जहां इस पे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा पता है, यहाँ पे सरफेस में बोलो, यहाँ पे क्या सरफेस में, यहाँ पर सरफेस में केवल आपका जो सॉल्वेंट है प्योर वाला उसी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, फिर कंडेंसेट होंगे, फिर एक टाइम आएगा जहां पे दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, फिर जो वेपर्स होंगे उन्हीं वेपर्स के प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा अभी, यहाँ पर क्या बताओ हमने जब एक सॉल्यूट ऐड कर दिया है वो भी कैसा नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर सरफेस में केवल आपका जो सॉल्वेंट है उसकी पार्टिकल्स नहीं होंगे, आपका जो क्या ऐड कर दिया आपने इसमें अभी, मान लीजिए ऐसा ये बात बीच वाला क्या बोलो, ये है आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको ऐड कर दिया आपने। जब इसको ऐड कर देंगे तो होगा क्या, ये तो वोलेटाइल है नहीं, ये तो वेपराइज नहीं होगा, ये तो इवेपोरेट नहीं होगा, केवल ये पार्टिकल्स जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सरफेस में अभी होंगे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम होंगे सॉल्वेंट के। अगर यहाँ पे सरफेस में पार्टिकल्स कम है तो ऑब्वियस बात है इवेपोरेशन में क्या होगा, कम पार्टिकल्स का होगा, इवेपोरेशन कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, रेट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे वेपर्स अल्टीमेटली बनेगी, इसके कंपैरिजन में क्या होंगी, कम बनेगी ना। और जब वेपर्स वहां पे कम बनेगी तो आप बोलोगे जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे होगा उससे तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं मान ले रहा हूँ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS, ठीक है, उसका दिया है वेपर प्रेशर क्या बोलो P नॉट। अब बताओ PS ज्यादा है कि P नॉट, तो आपको पता है बेटा प्योर वाले क्या होगा, ज्यादा होगा, P नॉट इज ग्रेटर देन PS। तो लोअरिंग बोलो कितनी आई, लोअरिंग कितना लोअर हो गया आपको निकालना, बोलो क्या करोगे आप, सिंपल, जो P नॉट तो पहले ज्यादा था आप उसको क्या कर दो, PS साथ में कर दिया, ठीक है, P नॉट माइनस PS, आप इसको यहीं पे लिख लो P नॉट, ठीक है, P नॉट माइनस PS आपने कर दिया सिंपल, ठीक है। ये आगे पता है डेल्टा P, इसको बोलते हैं लोअरिंग, ये डेल्टा P आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, सिंपल है, P नॉट पहले था अभी कुछ हो गया, P नॉट माइनस PS कर दिया आपने, क्या आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P आ गया है, ठीक है। चलिए तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट हमको यहाँ पर पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पता है लोअरिंग ऑफ आपने निकाल लिया है डेल्टा P, अब रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, किसका वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, तो क्या बोलोगे, तो प्योर वाला था सॉल्वेंट उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअली P नॉट माइनस PS तो आया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे बोलो, प्योर वाले मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या माना हमने बोलो P नॉट, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP मींस योर डेल्टा P बाय P नॉट। याद रखना बात को कि जब हम भी बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो डेल्टा P बाय यहां पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, P नॉट होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत सिंपल है, इस टर्म को हम बोलते हैं RLBP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए अब इसमें हम इसके कुछ फॉर्मूलास यहां पे निकालेंगे, अभी कैसे इसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके चलिए फिर बात करते हैं, अब हम याद करेंगे राउल्ट्स जी को, राउल्ट्स आपको याद करेंगे और वो कुछ बोल के गए हैं उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, प्योर सॉल्वेंट था उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उससे इसका वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन बनाना, तो राउल्ट्स ने क्या बोला था, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो क्या आप बोल सकते हो उस सॉल्यूशन में उसका जो वेपर प्रेशर होगा बोल दूं मैं PS क्या इक्वल होगा बोलो किसके, P नॉट
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या, काई सॉल्वेंट क्या इसको जीटा भी बोलते हैं, जीटा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये पी नॉट, ये राउल्ट जी ने बोला था नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था। तो आप बताओ यहाँ से आप काई सॉल्वेंट या इसको बोलते हैं जीटा सॉल्वेंट, या सिंपल में बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा बोलो, PS बाई P नॉट। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब देखिए लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकेगी, कहानी केवल यहीं पर नहीं रुकेगी, एक तो बात यहां से आ गई। अच्छा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का ये इक्वेशन आ गया, बट हमको अल्टीमेटली पता है मतलब किससे, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो हम सॉल्यूट यहां पे रिड्यूस करते हैं, आपको पता है दो कंपोनेंट हैं अगर सॉल्यूशन में, यार ऑब्वियस बात है उसका जो मोल फ्रैक्शन दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या हो गया बोलो, PS बाई P नॉट। मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप क्या करोगे बोलो, 1 माइनस ये हो गया PS बाई P नॉट, एलसीएम लिया आपने, ये आ गया P नॉट माइनस PS बाई P नॉट। बोलो यहाँ पे क्या हो गया, P नॉट माइनस PS डेल्टा P लोअरिंग ऑफ इवेपोरेशन बट डिवाइडेड बाय P नॉट, यही तो था हमारा कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये क्या बोलो, RLVP है। ये आ गया RLVP आपका जो डेल्टा P बाय P नॉट आ गया, ये किसके इक्वल आ गया बोलो, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हुआ, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए अब लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, केवल न्यूमेरिकल जिस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं, उसका जन्म होने जा रहा है। कैसे, देखो ये आ गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ये अभी आपने इसके पहले पढ़ा था ना मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का था, वो क्या था बताओ, सॉल्वेंट में क्या आया था बोलो, ये आया था आपका PS बाई क्या P नॉट आया था, ये आया था नहीं आया था। अब देखिए इसको मैं मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 1, क्या करो आप 1 बाई 2 कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या जाए बोलो, क्या आ जाएगा, डेल्टा P बाई PS। अब देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, इक्वल आ गया बोलो किसके, डेल्टा P बाय PS। क्या यहाँ पे PS है, ये P नॉट नहीं है, दिस इज नॉट RLVP, बहुत अच्छे से याद रखना आपको, ये RLVP नहीं है। चलिए यहाँ से एंटी कैंसिल हो गया, अगर एंटी कैंसिल हो गया है तो बहुत ही अच्छा वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसी भी टाइप का, क्या, डेल्टा P बाय PS इज इक्वल टू, बोलो एंटी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको आप अच्छे से डिब्बे में पैक कर लोगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। याद रखिए ये RLVP नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। RLVP निकालना बहुत इजी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। RLVP जो डेल्टा P बाय P नॉट, वो ध्यान रखना बात को, वो होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली इक्वल होता है, आप सिंपल वैसे निकाल लेना, पर न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व इसी से होंगे, तो हम अभी न्यूमेरिकल पे करेंगे, दिखाएंगे उसको कैसे अच्छे से यूज करते हैं। चलिए डेल्टा P बाय PS पहला फॉर्मूला आपको मिल गया है, n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट वन मोर थिंग, देखिए अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये चीजें, ये फॉर्मूलाज, वो सभी यार जो हमारा सॉल्यूट है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी वो आयनाइज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए NaCl सॉल्यूट हो गया, वो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोसिएट होके 2 मोल पार्टिकल देगा अगर हम 1 मोल ऐड करेंगे, पता है।
उससे ऑब्वियस बात है जो क्वालिटी प्रॉपर्टी हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बट यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल ऐसे सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा, थोड़ा सा एक यहाँ पे डिफरेंस आता है आई का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं ऐसे सॉल्यूट जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए, तो फार्मूला मिल गया है, ये फार्मूला वालों पे हम लोग कहां केवल लगाएंगे, ऐसा सॉल्यूट जो आयनाइज नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में हम ये अभी फार्मूला न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये फार्मूला आपके पास आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स का। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स अपने, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये JEE 6 में आया हुआ था, JEE 2006 में। ये क्या बोल रहा है कि आपका 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब क्या होता है C6H12O6, 18 ग्राम ग्लूकोज is added in 178.2 ग्राम water, 178.2 gram water. The vapor pressure for the solution at 100 degrees Celsius is, ये क्वेश्चन था सर, ठीक है। देखिए इसको आप जल्दी कॉपी करिए और इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बोलिए ये सॉल्यूट है, ऑब्वियस ग्लूकोज क्या बोले यहाँ पे सॉल्यूट है, कितना इसका ग्राम है 18 ग्राम। ये आपका सॉल्वेंट है 178.2 ग्राम, ठीक है। दोनों का मास दिया है, आप मोलर मास पता है, मोल्स निकालोगे यार, ठीक है। आपको निकालना क्या है, द वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन, आई मीन आपको पीएस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पीएस की वैल्यू निकालनी है। एंड बट टेंपरेचर बोलो कब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको पता है टेंपरेचर इसलिए देता है ना, अगर ये नहीं देगा तो ऑब्वियस बात है ये तो डिपेंडेंट है ना वेपर प्रेशर, टी आप चेंज करोगे तो वीपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टेंपरेचर देता है, ठीक है। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का टेंपरेचर, आई मीन ये वेपर प्रेशर आपको पता है कितना होता है, बोलो कितना होता है वेपर प्रेशर, तो P नॉट आपको पता है सबको, कितना बोलो 760 टॉन, कितना होता है 760 mMHg, या उसको बोलते हैं टॉन। चलिए ये आपको इतना पता है, P नॉट की वैल्यू पता है, PS आपको निकालना है, और सिंपल सा फार्मूला मैंने दिख रहा साफ साफ, बोलो क्या, डेल्टा P बाय PS इज इक्वल टू क्या, बोलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर ये हो गया आपका डेल्टा P मींस P नॉट गिवन है कितना, बोलो 760 माइनस PS ऑन PS इक्वल टू, ये हो गया मोल सॉल्यूट में कितने आएंगे 18 बाई, बोलो ग्लूकोज कितना होता है सबको पता है ना 180, आपका सॉल्वेंट है वाटर, वाटर का मास दिया है 178.2, वाटर का वेट आपको पता है ना, मोलर मास कितना होता है 18, सॉल्व करिए इसको, कितना है ये तो हो गया 0.1, ये कितना है पता है, ये यस 9.9, ठीक है। एंड दिस वन इज 760 माइनस PS ऑन PS। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसको। ये हो गया PS इधर आ गया, ये आ गया 760 into 99 and this one is minus 99 PS, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 100 PS इक्वल टू कितना आ गया 760 into 99, ठीक है। चलिए PS साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आते हुए 760 into 99 बाकी 100, इसको निकालिए, ऐसे थोड़ा ही बहुत कम आएगा ना, तो ये अप्रॉक्स ये 1 के आसपास है। सॉल्व करिए इसको, चलिए उसका PS यहाँ पर आ रहा है ये 752.4 अप्रॉक्स, यस 752.4, यस इसका आंसर है 752.4, ठीक है। चलिए PS आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, डेल्टा P बाई PS इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया इस पे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में, आप अनसॉल्व उठाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं कुछ आगे इसमें बात कर लेता हूँ। देखिए अभी हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, उसको हम प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, देखना यहाँ पे आराम से देखना। यहाँ पे हम लोग जो आपको फॉर्मूला आया है ना, बोलो क्या आया था, जो आपका मोल फ्रैक्शन या मैं इसको बोलो क्या आया था, डेल्टा P बाई PS, बोलो क्या है, डेल्टा P बाई PS आया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आया था, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, आपका ये सॉल्यूट का मोल्स वैसे रहने दो यार, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख दे रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये मोलर मास, ये होता है मोल्स निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखना आराम से यहाँ पे, अब मैं इसको लिख रहा हूँ n सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको ऊपर ले आया, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखना ये यहाँ पर आपको दिख रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या इसको आप जब मोलैलिटी याद करो, मोलैलिटी स्मॉल m कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे वेट ऑफ इसका क्या ग्राम में दिया हुआ, तो इसको kg में कन्वर्ट कर दूंगा 1000 से डिवाइड करके। चलो करता हूँ n सॉल्यूट बाय ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये आ गया, इसमें वेट कितना आ गया बोलो केजी में, मान लो ये ग्राम में दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राम में गिवन है, तो ये आ गया आपका जो केजी में आ गया, और से डिवाइड किया आपने, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना होगा, और ऊपर हमारा क्या बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब बोलो ये टर्म सबको दिख रहा है क्या, ये टर्म सबको दिख रहा है, क्या है ये मोलैलिटी। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है बहुत ही अच्छा सा एक, डेल्टा P बाय PS इक्वल ये है स्मॉल m मोलैलिटी, और इधर हमारा हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा यहाँ पे हमने जो वेट लिया है सॉल्वेंट को उसमें लिया ग्राम में लिया, दैट्स व्हाई हमने 1000 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो आपको जो वेट लिखना है यहाँ पे ग्राम में लिखना है, इसको भी अपने पास ग्राम में लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे, आप लोग आए ऑलरेडी आ चुके हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग भी करेंगे इस पे बेस्ड। एक्चुअली ये जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज अभी फर्स्ट है आपका RLVP है, तो अभी तक हम लोग देखो लोबरिंग की बात ही नहीं की, हम लोग रिलेटिव लोबरिंग की बात नहीं की है, वो आप निकाल लो, ठीक है। डेल्टा P बाय क्या P नॉट, वो P नॉट है, ये आपका रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये RLVP नहीं है। आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व होंगे इस वाले फॉर्मूले से, एक्चुअली वो पूछ सकता है ना मोलैलिटी मान लो उसने दे दिया, या और सभी इंफॉर्मेशन दे दिया, मोलैलिटी पूछ लिया, तो आपको फिर इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज दोनों का अगर मास वगैरह दिया है तो आप सिंपल दैट वही लगाना, डेल्टा P बाय PS n1 बाय n2 लगा देना, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए यहाँ पे the vapor pressure of a dilute solution of glucose is 700 mm Hg at 373 Kelvin, ठीक है। the vapor pressure of a dilute solution of glucose is 700 mm Hg, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the vapor pressure of a dilute solution of glucose is 700 mm of Hg at 373 Kelvin, ठीक है।
क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, आपको पता है ना। ओके, वीपी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे पीएस दिया है यार आपको, ठीक है। पीएस कितना दिया बोलो, सॉल्यूशन का दिया है ना, ग्लूकोज और पानी का एक्वस, ऑब्वियस बात है, एक्वस मतलब बोल दिया उसमें पानी मिला हुआ ग्लूकोज में, उसका सॉल्यूशन है, और इसमें पीएस दे दिया है, क्यों, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आई मीन द वीपी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज इज 700, इट मींस पीएस दिया है 700 टॉर, ठीक है, इसको टॉर बोलते हैं। एंड देन अच्छा टेम्परेचर, मैं बोल रहा हूं फिर से, टी कहीं हम वैल्यू रखते नहीं, बट टी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टी नहीं दिया हो तो दिक्कत आएगी ना, क्यों, टी चेंज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर चेंज होता है उसका, ठीक है। चलिए 373 पे पीएस गिवन है आपको, आई मीन इसका, अच्छा मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालनी है, तो दिख रहा है पानी है, उसका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है वहां पर हमको, अच्छा पी नॉट, अच्छा पी नॉट पता चल जाएगा ना, क्यों, P naught, it means pure water का वेपर प्रेशर at 373 या 100 डिग्री सेल्सियस, हम पहले ही पढ़ चुके, कितना होता है बोलो, 760, कितना होता है बोलो, 760 टॉर। 373 पे जो वेपर प्रेशर होता है प्योर वाटर का, कितना होता है, 760, ठीक है। चलिए इसी बात में फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे हम तुरंत, बोलो क्या, यहां से आएगा P naught minus PS by PS equal to स्मॉल है, हमको फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है बोलो, 18 डिवाइडेड बाय 1000 तो करना होगा, ठीक है ना, 1000 तो करना होगा, ओके। चलिए यहाँ पे निकालिए कितना है, 760, ये आ गया 760 माइनस 700 बाय 700 equals to small m into 18 by 1000। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए आप कितना आ गया, ये आ गया 60 में वो चला गया, 70 बचा इधर, तो ठीक है, ये हो गया m, ये इधर आ गया 18, ये आ गया 1000, ठीक है। अच्छा तो m निकालो, फिर सिंपल क्या है अभी कैलकुलेशन यार, डबल इतना, ठीक है, एक और जीरो कट कर दो उसको, एक और जीरो कट कर दिया तो आ गया 600, ये आ गया 18 into 7, ठीक है। तो सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे ये देखिए अप्रॉक्स 4 आया, एंड 4 के बाद डेसिमल 7 7 6 6 6 6, चलिए यस, चलिए आ गई मोलैरिटी, आ गई है आपके पास, ठीक है, 4.76, प्लीज कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए आई थिंक कॉपी हो गया होगा, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, ठीक है। लिखिए इस क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, राइट ऑन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 molar aqueous solution of urea at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए निकालिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 molar aqueous solution of urea at 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको बोलो कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब फिर देखिए याद है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का वेपर प्रेशर
प्रेशर याद है कितना होता है 24 टॉर, ठीक है ना। ये होता है तो ये आपका पी नॉट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका पी नॉट, क्या हो गया बोलो, पी नॉट की वैल्यू यहां से पता है हमको, पी नॉट पता है, पीएस निकालना है आपको, ठीक है। मोलैरिटी गिवन है 1, बस हो गया, कर दो वहां पे, बोलो क्या, पीएस आई मीन पी नॉट माइनस पीएस बाय पीएस, ये क्या आ गया, मोलैरिटी 1, मास कितना है, मोलर मास ऑफ दैट कौन सॉलिड, यहाँ पे वाटर है, रेडिन रखो और क्या, ठीक है। ये है 1000, ठीक है। ये पी नॉट आपको पता है 24 माइनस पीएस बाय पीएस इक्वल 18 बाय 1000, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, पीएस की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, फाइंड आउट प्लीज। ओके अब देखो यार ये मोलैरिटी अगर गिवन है आपको या मोलैरिटी वाला टर्म से मॉल करना, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, डेल्टा P by Px इक्वल्स मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट इन ग्राम, ऑब्वियसली बात है बाय 1000, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है, देखो यहाँ पे एक तो ये तरीका आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और दूसरी बात क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इसको और मोल कांसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करना है साथ में सॉल्यूशन के साथ, मोल कांसेप्ट और सॉल्यूशन, तो पता है मोलैरिटी और डेंसिटी वाला फंडा लगा लेगा, नहीं आपने पहले ही पढ़ लिया कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, मोलैरिटी और मोलैरिटी का बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी और अगर मोलैरिटी गिवन है तो वहां से भी आपको ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन और मोल कांसेप्ट क्वेश्चन अच्छा बनता है उससे, ठीक है। तो इसे टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और इसमें देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें देखिए और कर लेते हैं। ओके जेई 8 में देखो क्वेश्चन पूछा था उसने, जेई 2008 में एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, the vapor pressure of water at 20 degrees centigrade is 17.5 torr, मतलब mmHg, ठीक है। if 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water at 20 centigrade, the vapor pressure of resulting solution will be, लेकिन जेई 2008 में पूछा गया था, फर्स्ट ऑप्शन है 17.675 टॉर, सेकेंड ऑप्शन इज 15.75 टॉर, ओके थर्ड ऑप्शन है 16.500 टॉर, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 17.325 टॉर, ठीक है। चलिए निकालिए इस क्वेश्चन को, आंसर निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कह दिया बोलो, ये बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा पी नॉट गिवन, देखो पी नॉट आपको पता है कितना गिवन है, वाटर दिया है ना 17.5, ठीक है। पी नॉट गिवन है आपको, देन ये बोल रहा है निकालना क्या है, पीएस निकालना है, और आपके पास 18 ग्राम ये है और 178.2 ग्राम वाटर है, ठीक है। दोनों मोल्स आ जाएंगे 18 और 178 पॉइंट ग्लूकोज। चलिए निकालिए, लगाइए फॉर्मूला वही वाला, बोलो क्या, डेल्टा पी बाई पीएस मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट डेल्टा पी बोलो क्या, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस मोल्स ऑफ सॉल्यूट 18 बाई 180 ग्लूकोज का मोलर मास, ठीक है। वाटर का मोल्स निकालना है 178.2 डिवाइड बाई 18, ठीक है। ये बोल इधर क्या है, पी नॉट कितना निकल गया 17.5 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल, ये आया आपका यार 0.1 और इधर ये हो गया 3, हाँ डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया 0.01, ठीक है 0.01। अब इसको आप सॉल्व कीजिए यहाँ से, सॉल्व करिए यहाँ से पीएस निकालिए इसका, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन देखिए, आप मैं बोल रहा हूँ फिर से आपसे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का अगर कुछ कांसेप्ट लगाएगा तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, ठीक है। और आपको सिंपल जो ही मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा पी बाय पीएस इक्वल करो क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वो बात क्लियर है? चलिए ये हो गया है। अब हम लोग एक और इसी में आपको मैं फंडा बता देता हूँ। ऐसे इस फंडे से हम लोग न्यूमेरिकल्स तो नहीं करेंगे, बट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये फंडा क्या सिंपल एक अप्रोक्सीमेशन का है। अप्रोक्सीमेशन कैसे, देखो, और अप्रोक्सीमेशन का फंडा है, अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन किस में समझ लेना है यहाँ पे, एक्चुअली इट इज वैलिड फॉर ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन उनके लिए वैलिड होगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, आपका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी बाय पी एस, ठीक है। ये क्या था आपका, N1 बाय N2, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, चलो बोल देता हूँ क्या, सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट याद करो आपको, अगर ये तो हर जगह लगा लेंगे ना, ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, बट हमको बहुत ही डायरेक्ट सॉल्यूशन है, वहां पे अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो सुन लो। जैसे हमने पढ़ा था वो आपका जो डेल्टा पी बाय पी नॉट, ये बोलो क्या होता है, आरएमवीपी, ये क्या था बोलो, इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। इसको देखो लिखना, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, n ऑफ सॉल्यूट बाय n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन आया। अब है ना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डाइल्यूट, ये बोलो आरएलवीपी है, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बात कर रहे हैं यहाँ पे आरएलवीपी की, तो देखो यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो अगर सॉल्यूट बहुत कम है मतलब उसके मोल्स बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इस जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम ऐड कर रहे हैं किसी के साथ, अगर तो इसका तो ज्यादा अमाउंट, इसका बहुत कम है, तो जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है बहुत ही कम चेंज आएगा, तो उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको भगा रहे हैं यहाँ से। भगाने के बाद पता है ये फॉर्मूला जो आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इधर लेकिन यहाँ पे क्या पता है, डेल्टा पी बाय पी नॉट है, ये पीएस नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको सेम फॉर्मूला दिख रहा होगा, बट इधर ये पीएस नहीं है, पी नॉट है, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर आपको पता चल गया कि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप इसको लगाओगे, बट आपके लिए कंफ्यूजन कि हम कब इसको लगाएंगे, कब वो वाला लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं यार, वही फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा बोलो, डेल्टा पी बाय पीएस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वो हर जगह एप्लीकेबल आप अच्छे से लगाओगे, इसको लगाओगे तो अभी तक आपको पता नहीं है ना कौन सा डाइल्यूट है बहुत, कौन सा नहीं है, और जो डिफर करेगा आंसर में बहुत कम चेंज आता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, केवल एक फॉर्मूला आप पकड़ो, कौन सा, डेल्टा पी बाय पीएस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब आपको पूछा जाए आरएलवीपी, जब आपसे पूछा जाए कि आरएलवीपी बताओ, तो सिंपल सी बात है, आप वही निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल कर देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल कर देना, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन सिंपल इसमें आपके नॉलेज के लिए केवल, ठीक है, बट इस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये आपको कंफ्यूजन सिंपल क्रिएट करेगा, बट ये आपको गिवन है बुक में, आपके बुक में भी दिया है, तो आपके लिए बस ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन से इसको आरएलवीपी को ये बोल सकते हैं, ठीक है।
बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू RGP निकाल लेना वहां पर। अदरवाइज हमारा फंडा एक वो वाला और एक ये वाला मोलैरिटी वाला, ठीक है। मोल कांसेप्ट पे जब उसमें ऐड करेगा फंडा तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं RLBP और आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लासेस में और आगे क्वालिटी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो आज के इतने हो गए। थैंक यू।